Hello everyone, this is Sana Parveen here and welcome to Sana's Biochemistry. People, this is the fifth time that I'm recording the video, and if you come across some kind of disturbance, kindly ignore because I've got no energy to shoot it again. So this is okay for those who are visiting the channel for the first time. We started with a 45 days series for NEET practice questions. Every day we come up with 15 questions and one video 15 questions every day we upload, and today is the day fourth of our 45 days NEET practice session. The way that we solve the questions is we read the question, we read the options, we give you time to self analyze, and then I tell you the answer, and then we go for explanation if possible. Let us just dive in without wasting much time. First question, people, is okay, so we have got the first question here. Which of the following is true for golden rice? It is vitamin A enriched with a gene from daffodil. Second option, it is pest resistant with a gene from Bacillus thuringiensis. C, it is drought tolerant developed using agrobacterium vector. Fourth one, it has yellow grains because of the gene introduced from a primitive variety of rice. तो इसमें आपको मैं 3 सेकंड दूंगी. 3, 2, 1. Correct answer to this question is option number first. Okay, this is the correct answer. It is vitamin A enriched with a gene from daffodil. इसमें पूछा क्या है हमको कि हमको कुछ कुछ पॉइंट्स दिए दिए हुए हैं गोल्डन राइस के बारे में, और पूछा कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कि ट्रू है. तो गोल्डन राइस जो होती है गोल्डन कलर में होती है, इसलिए गोल्डन राइस. ओके, गोल्डन कलर क्योंकि इसमें हमने डाला है विटामिन ए. देखो, जो राइस होती है ना हमारी, ये क्या होती है, राइस में ना कुछ कुछ विटामिन नहीं होते, इसलिए हम राइस अकेले नहीं खाते, उसको हम सब्जी या दाल के साथ खाते हैं, राइट. ओके, क्योंकि इसमें विटामिन ए नहीं होता है. तो क्या हुआ था कि जो कोई पुअर कंट्रीज में जो बच्चे लोग थे, ओके, छोटे छोटे बच्चे, उनमें विटामिन ए डिफिशियंसी हो रही थी. ओके, VAD, विटामिन ए डिफिशियंसी. तो इस डिफिशियंसी को ओवरकम करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने, डॉक्टर इंगो ने सोचा कि अगर ऐसा हम कर सके कि हम विटामिन ए राइस में ही डालें, क्योंकि राइस स्टेपल फूड है, वाइडली कंज्यूम्ड इन एशिया. 40,000 varieties of rice, not a joke, from India to Indonesia, from China to Philippines. ओके, 90% राइस. तो साइंटिस्ट लोग ने ये सोचा कि क्यों ना हम विटामिन ए जो है गोल्डन राइस में इनकॉर्पोरेट कर दे. तो उन्होंने डैफोडिल में से एक जीन लिया था. डैफोडिल इज अ प्लांट, ओके, नॉट एन इंसेक्ट और नॉट अ ड्रैगन. तो इसमें इन लोग ने बोला कि डैफोडिल में से एक जीन लेंगे और वो हम इंसर्ट कर देंगे राइस के अंदर. तो वो जो जीन था वो PSY था. ओके, PSY का फुल फॉर्म इज फाइटोइन सिंथेज एंजाइम का ये जीन है. ओके, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो. Okay, option number one is the correct answer. Next question here is pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because क्यों होता है ऐसा? Its embryo is immature. It has obligate association with mycorrhiza. It has very hard seed coat. Fourth one, its seed cannot it seed contain inhibitors that prevent germination. तो इसमें ऑप्शन में हमारे आंसर को देखने की कोशिश करेंगे तो 1, 2 and 3. आंसर यहाँ पे हमारा इट हैज ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा. ये पाइनस का मैं यहाँ पे ट्री ड्रॉ कर रही हूँ. ओके, तो ये पाइनस का ट्री है यहाँ पे, और पाइनस जो है ये एक फंगस के साथ रहता है. ये सॉइल है, ये फंगस है. यहाँ पे दोनों क्या करते हैं, दोनों एकदम साथ में रहते हैं क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की जरूरत है. और ये जो एसोसिएशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा. माइकोराइजा. ओके, तो माइकोराइजा एक एसोसिएशन है, फंगल एसोसिएशन विद पाइनस. और इसमें फायदा क्या है पाइनस का? पाइनस जो है फंगस पाइनस को वाटर एंड मिनरल्स अब्सॉर्ब करके देता है फॉस्फोरस सॉइल के अंदर से, और रिटर्न में पाइनस जो है फंगस को क्या दे रहा है, रिटर्न में फूड बना के दे रहा है. ओके, तो एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंडेंट है. ऑब्लिगेट एसोसिएशन है इन दोनों का. ओके, नेसेसरी एसोसिएशन है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. Let us move on to the third question here. Okay, next question is which of the following features
of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology? Option given to us are, one by one, we're going to see. Genetic code is not ambiguous. Genetic code is redundant. Genetic code is nearly universal. Genetic code is specific. Okay. Answer to this question is going to be okay. आंसर यहाँ पे होगा जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल. ओके, ये जो है जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है. तुम किसी में भी कोई भी ऑर्गेनिज्म में डालो, ये कोड जो है चेंज नहीं होने वाला है. तो जेनेटिक कोड के यूनिवर्सल है, मतलब जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेम अमीनो एसिड यूज करके ही, सेम काइंड ऑफ कोडॉन यूज करके ही जो इंसुलिन प्रोटीन है वो बनाएंगे. तो ह्यूमन इंसुलिन का काम एवरीवन नोस कि ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है. और इन दोनों का मतलब हम देख लेते हैं. इन दोनों का मतलब क्या होता है? एम्बिगुअस. एम्बिगुअस का मतलब ये होता है, लेट मी जस्ट सिलेक्ट अ ब्रॉडर पेन. एम्बिगुअस का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ अनसर्टेनिटी नहीं होती. अनसर्टेनिटी. ओके, ये काफी सर्टेन है, इसमें कुछ अनसर्टेनिटी नहीं है. अ पर्टिकुलर कोडॉन, जो एक एमआरएनए बनाने के लिए, जो एमआरएनए में जो ये कोडॉन्स होते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं? ये हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एमआरएनए बन सकता है बाय यूजिंग स्टॉप और स्टार्ट कोडॉन. और बाकी का ये रिडंडेंट का मतलब ये होता है कि इट इज डीजेनरेट, मतलब एक ही अमीनो एसिड को बहुत सारे कोडॉन जो है कोड कर सकते हैं. तो फाइनल कंक्लूजन इज ये यूनिवर्सल कोड है, और तुम इसमें सारे अमीनो एसिड सेम होंगे, सेम कोडॉन्स की से मदद से इंसुलिन प्रोटीन जब हम बनाएंगे. सो इट इज इट इज पॉसिबल कि बैक्टीरिया में अगर ये हम जीन डाल देंगे तो ह्यूमन इंसुलिन वो बना के हमको दे देगा. ओके, क्योंकि इनिशियली ह्यूमन इंसुलिन कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता था? दिस टू स्लॉटर pigs and horses, लेकिन this practice was not good. So then we started using bacteria for production of human insulin. Next question, we move on to, which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? ऐसी कौन सी sexually transmitted disease है जो कि curable नहीं है, जिसका इलाज हमारे पास नहीं है? And the option given to us are gonorrhea, genital warts, genital herpes, chlamydiasis. Okay, I was sipping my tea. So when I'm not speaking, that means I'm sipping my tea. Because I'm working from night and I'm exhausted, and this is the 5th time I'm shooting the video, so I need, okay, something. Forget about that. Which of the following sexually transmitted disease is not completely curable? Gonorrhea, genital warts, genital herpes या chlamydiasis. Okay, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है जेनाइटल हर्पीस इज नॉट क्योरेबल. इसका अभी तक कोई भी क्योर नहीं मिला है हमको. ओके, अ सैड थिंग टू नो, बट या 8 इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें से 4 जो है क्योरेबल होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड. ओके, 4 जो है क्योरेबल है. इसमें से ये जो 4 है ये क्योरेबल कौन कौन से हैं? आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू दैट. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ओके, तो इसमें जो 4 क्योरेबल वाले हैं, इनका नाम है syphilis. Okay, I'm gonna write syphilis is curable. Then we have got uh you know trichomoniasis. जगह नहीं है मेरे पास. ट्राइकोमोनियासिस. तीसरा है ये क्लमाइडिया, और चौथा वाला है गोनोरिया. गोनोरिया. तो ये जो है हमारे क्योरेबल डिजीज है. एक मैंने शॉर्टकट बनाया है यहाँ पे, STGC, सी थ्रू ग्लास कैमरा. ओके, सी थ्रू कैमरा ग्लास. ओके, सी थ्रू कैमरा ग्लास. सी थ्रू कैमरा ग्लास. syphilis, trichomoniasis, chlamydia, gonorrhea. These are 4 curable
द नॉन क्योरेबल इज जेनिटल हर्पीस, जो इसका क्योर नहीं है। गोनोरिया की थोड़ी बात करेंगे और कॉजेटिव एजेंट देख लेते हैं हम लोग, इनके कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से। गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट है, okay, just give me a second people, just give me a second. Okay, गोनोरिया का पॉजिटिव एजेंट है नेसेरिया गोनोरिए, नेसेरिया गोनोरिए। जेनाइटल वॉर्ड्स का पॉजिटिव एजेंट है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ओके, हर्पीस का पॉजिटिव एजेंट है ओके, हर्पीस का पॉजिटिव एजेंट है HSV, that is herpes simplex virus. Okay, और ये लास्ट वाले का पॉजिटिव एजेंट है क्लमाइडिया, क्लमाइडिया। ओके, क्लमाइडियासिस का पॉजिटिव एजेंट है क्लमाइडिया। सो दीज आर द पॉजिटिव एजेंट। अब इसमें से देख लेते हैं, ये दोनों जो है वीवी वायरस है, गोनोरिया बैक्टीरिया है, नॉट बैक्टीरियल डिजीज है, इसका पॉजिटिव एजेंट है नेसेरिया गोनोरिया, and chlamydia is again a bacteria. So the correct option here is herpes is not curable. Just move on to the next question now. Which of the following statement is incorrect? कौन सा ऐसा statement है जो कि incorrect statement है? The option given to us are virions lack a protein coat, virus are obligate parasites, third infective constituent in virus is the protein coat, prions consist of abnormally folded protein. तो इसमें आंसर हमको देखना पड़ेगा कि आंसर यहाँ पे क्या है। गिव यू 3 seconds and then I'll be telling you the answer, so hurry up fast. इसमें आंसर क्या हो जाता है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर है वायरसेस इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ वायरस इज द प्रोटीन कोड इज द इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि वायरस का प्रोटीन कोड इन्फेक्टिव नहीं होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टिव होता है, बी डीएनए और आरएनए। ओके, तो ये जो विरियोइड्स है, विरियोइड जिसको हम बोलते हैं, जो वायरस होता है, ओके आई एम सो सॉरी, विरियोइड की बात कर लेते हैं पहले। विरियोइड लैक्स अ प्रोटीन कोट, मतलब ये जो विरियोइड है ना, ये स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन है। विरियोइड इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजन, और सिर्फ इसके पास क्या होता है, एक छोटा सा आरएनए होता है, इसमें प्रोटीन कोट नहीं होता। सो दिस इज ट्रू। Viruses are obligate parasite, again it's a true statement because the birds are chirping out here, chirping. ओके, फॉरगेट इट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये बहुत ही ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि वायरस को सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, वो उसके पास मशीनरी नहीं होती है, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, होस्ट की मशीनरी पे डिपेंडेंट होता है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट वाला है, जो वायरस का प्रोटीन कोट होता है वो इन्फेक्टिव नहीं होता है, ऑलरेडी टोल्ड यू। और वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए आरएनए होता है, वो इन्फेक्टिव होता है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच द वायरस इंजेक्ट्स इनटू द होस्ट एंड देन द वायरल इन्फेक्शन इज कॉज्ड, एज इन केस ऑफ कोरोना वायरस द पेंडेमिक दे वर राइट इन नाउ। नेक्स्ट वाला है प्रियॉन्स कंसिस्ट ऑफ अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। तो यहाँ पे जो है कोई भी डिजीज होती है, या तो एक ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, या तो एक कोई भी न्यूक्लिक एसिड के वजह से होती है। तो ये जानकर जो हमारे वैज्ञानिक थे, ये बहुत ही यू नो ये बहुत ही शॉक हो गए थे, दे वर ऑल इन शॉक कि न्यूक्लिक एसिड कैसे कोई डिजीज कॉज कर सकता है। तो इट इज वेरी ट्रू कि या तो कोई न्यूक्लिक एसिड होगा या तो कोई मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या है, प्रोटीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि डिजीज कॉज कर सकता है, और उसको हम बोलते हैं प्रियॉन्स। ओके, और ये प्रियॉन्स क्या है, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है या अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, और ये डिजीज कॉज करते हैं जिसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज bovine spongiform encephalopathy, BSE, mad cow disease। इसमें जो काउ का जो ब्रेन है, इट्स अ न्यूरोडीजेनरेटिव डिजीज इन कैटल, मतलब इनका जो कैटल का जो ब्रेन होता है वो डिकम्पोज होने लगता है धीरे धीरे, इट्स स्लोली प्रोग्रेसिव, आगे आगे मतलब इनका जो क्या बोलते हैं ब्रेन जो है ये डैमेज होने लगता है, और जो काउ है वो मैड के जैसे हो जाती है, मतलब उसको इट हैज ट्रबल इन वॉकिंग एंड गेटिंग अप। तो वो जो गाय है वो क्या कहते हैं उसको वॉकिंग और ट्रबलिंग, इट हैज अ ट्रबल इन वॉकिंग एंड गेटिंग अप
and then the cow is not able to walk properly. That is the reason why, and sometimes it gets violent, so we say it is a mad cow disease. और usually यहाँ पे incubation period जो है, ये disease को देखने का, it is 4 to 6 years का incubation period होता है. तो even if the cow is suffering from mad cow disease, we will not be able to know the reason why. Okay, ठीक है. तो आंसर यहाँ पे हो गया, infective constituent of the virus is the it's not the protein coat. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे. मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक. तो ये हमको ऑर्गेनिज्म दिए, इसको हमको रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ इसको हमको मैच करना है. इट्स ऑल एनिमल, एनिमल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है. पाइला में होता है, आई एम जस्ट गोइंग टू डायरेक्टली, दिस अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. पाइला में होता है रेड्यूला, होता है बॉम्बैक्स. रेड्यूला जो है ग्रास्पिंग ऑर्गन है. बॉम्बैक्स जो है कि आर्थ्रोपोडा है, इसमें होता है मालफिजेंट ब्यूल्स. बॉम्बैक्स में मालफिजेंट ब्यूल्स. प्लूरो ब्रांकिया, प्लूरोब्रांकिया में होता है, इसमें होता है कोम्ब प्लेट्स होते हैं इसमें. और टीनिया में होता है फ्लेम सेल्स. ओके, तो टीनिया में होता है फ्लेम सेल्स. सो इफ यू लुक फॉर द करेक्ट ऑप्शन, the correct option comes out to be option number 2. It's a very direct question, nothing to explain in here. You have to by heart the question, by heart the characteristics of the organism. Animal classification ka question hai. Let us just move on to the next question now. Expressed sequence targets are referred to as expressed sequence targets, which are also called as ESTs. इसका मतलब क्या होता है? And we read out the option: genes expressed as RNA, polypeptide expression, DNA polymorphism, novel DNA sequence. Give you 3 seconds. Then we go for answer looking for the answer. Sorry. Okay. तो आंसर देखते हैं फिर इसका क्या होता है आंसर. EST, that is expressed sequence tag. Correct answer is gene expressed as RNA. Gene expressed as RNA. This is something which you need to understand कि actually होता क्या है यहाँ पे. देखो, इसमें जो पहली चीज है, we need to look for a diagram and then you can understand through it. हमारे पास जो mRNA, just going to draw the diagram. This is mRNA. ओके, एमआरएनए में एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि देखो, डीएनए में बहुत सारा जंक डीएनए होता है, बहुत सारे नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं. ओके, तो ये मैं ऊपर इसका डीएनए ड्रॉ करती हूँ. इसमें क्या है, बहुत सारा जंक डीएनए नॉन कोडिंग पार्ट है. उससे जब एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, ये फंक्शनल आरएनए है, तो इसमें जो नॉन कोडिंग पार्ट्स है या जो जंक डीएनए है वो नहीं आता है. ओके, तो एमआरएनए से फिर हम क्या बना देते हैं, एमआरएनए से फिर हम यहाँ पे ओके ठीक है, इसको जस्ट मैं आरएनए लिखती हूँ. आरएनए से हम बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए. ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक हियर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, cDNA. ओके, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाने के बाद हम क्या लेते हैं, इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बन गया अभी. इसके बाद ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आता है, छोटा सीक्वेंस होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. ओके, अब इसका फायदा क्या है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स का? इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका ये जो जेनेटिक मेकअप है, ये जाके हम यहाँ पे डीएनए में ये सेम जेनेटिक मेकअप ढूंढ सकते हैं, और इसको एक हम टैग के जैसा, फिश को जैसे हम टैग करते हैं, मतलब इसको लेके हम यहाँ पे निशाना लगा रहे कि ये जो सीक्वेंस है ये डीएनए में एक्चुअली कहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, सो इट इज यूज्ड एज अ टैग. So genes expressed as RNA is called as expressed sequence tag. It's a very beautiful topic. And then we move on to the next question. Which of the following statement is incorrect? ऐसा कौन सा statement है जो कि incorrect है? And we'll look for the options here. Morels and truffles are edible delicacies. Then clavispis is a source of many alkaloids and LSDs. Then we have conidia are conidia are produced exogenously and ascospores endogenously produced होते हैं. Yeast have filamentous body with long thread-like hyphae. It's a very very simple question. बहुत ही simple question है ये. Okay, then we go for looking of the answer here, people. The answer is, this is incorrect.
ईस्ट जो है फिलामेंटस बॉडी नहीं होती है, थ्रेड लाइक हाइफे नहीं होते हैं। ईस्ट जो है ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल यूनिसेलुलर फंगस होता है। ओके, बाकी के जो ऊपर के स्टेटमेंट्स है ये सारे सही है। मॉरल्स एंड ट्रफल्स ऑफ फंगस जो कि एडिबल डेलिकेसीज, रेयर फूड मतलब एकदम डेलिकेसी, एवरीवन नोज व्हाट इज द मीनिंग। देन बाकी के जो LSDs है इसको बोलते हैं लिसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, जो एक हेलुसिनोजेनिक ड्रग है जिसका वो हेलुसिनेशंस होते हैं। और बाकी का अगर हम देखेंगे, ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडिया ये जो एक्चुअली होता है एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। कोनिडिया और एसेक्सुअल स्पोर्स, और एस्कोस्पोर्स जो है ये एस्कस में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा सिंगल मदर सेल होता है। अगेन एस्कोस्पोर्स, कोनिडिया आर ऑल रिलेटेड टू फंगस, तो ज्यादा यहाँ पे सब कुछ फंगस से रिलेटेड है। तो यीस्ट ऐसा फंगस है यूनिसेलुलर जो कि फिलामेंटस बॉडी नहीं रखता है, spherical unicellular fungus है। Next question, we move on to the reading. I'm going to read the question. Match column 1 with column 2. column 1 में क्या है, column 2 के साथ हमको match करना है इसको। Okay, saprophyte, parasite, lichens, mycorrhiza. Mycorrhiza we just had a discussion in the same video. Symbiotic association of fungi with plant roots, decomposition of dead organic materials, living on living plants or animals, symbiotic association of algae and fungi. Correct option, we're going to look for that one. Okay, so here we go. Saprophyte क्या होता है? Okay, let us just look for the answer. Option number, okay, इसमें चलो पहले मैच कर लेते हैं। saprophyte, ओके, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन है फोर्थ, इसका आंसर है फोर्थ वाला। देख लेते हैं, ए का 2 है, सैप्रोफाइट इज डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड वाला बी पैरासाइट है, ये क्या है, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, जो ये लाइस एंड टिक्स होते हैं ये पैरासाइट्स होते हैं। लाइकेन क्या होता है, इट्स अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ algae and fungus and mycorrhiza. We just had a discussion, symbiotic association of fungi with plant roots. So A का 2, B का 3, C का 4, D का 1. Okay, so the correct option is option number 4. Next question, which of the following glucose transporters is insulin dependent? ऐसा कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है जो कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है? आंसर हियर इज GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. किस क्या होता है यहाँ पे? So what is the correct answer out here? 1, 2 and 3. Answer here comes out to be GLUT4 is insulin dependent. इंसुलिन पे ये डिपेंडेंट होता है। ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल कोई सेल है, ओके, ये सेल का मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स बैठा है, ठीक है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बैठा हुआ है, ठीक है। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर काम कब करेगा? इंसुलिन के प्रेजेंस में। तो ये इंसुलिन आ गया, इंसुलिन के प्रेजेंस में ही ये जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है ये काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं काम कर पाएगा। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, तो ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ कुछ सेल्स में ऐसा होता है कि इंसुलिन नहीं भी होगा तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये होता है, इसका आंसर मैंने बता दिया। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताने वाली हूँ, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ओके, ये तो मैंने देख लिया GLUT4। अगर हम GLUT1 और GLUT3 की बात करेंगे तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल्स होते हैं उसमें होता है। ओके, ठीक है, क्यों ऐसा होता है कि इंसुलिन नहीं भी होगा तभी भी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? Because it is extremely important that our central nervous system keeps on working. Okay people, जिनको डायबिटीज होता है, क्या उनका नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है? डेफिनेटली उनका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। डायबिटीज है, इंसुलिन नहीं है, फिर भी तो सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, राइट? ओके, तो नेचर ने ऐसा बोला कि ऐसा सिलेक्ट किया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है
ये it should not be affected by insulin presence or absence. It should work irrespective of the presence of insulin. नहीं तो ऐसा होगा डायबिटीज वालों का तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम ही नहीं करेगा. तो इसीलिए नेचर ने चूज किया कि GLUT1 और GLUT3 को ऐसा रखते हैं कि इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे. नहीं रहने की वजह से क्या होता है, एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क प्रॉपर्ली. लेकिन किस किस एडिपोज टिश्यूज में ऐसा होता है कि वो इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं and the activity is all dependent. It's a long story. So option number GLUT4 is the correct option. We move on to the next question here. Which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft? ओके, किडनी ग्राफ्ट हमने किए कि कोई किसी पेशेंट के अंदर हमने किडनी ट्रांसप्लांट की है, और वो जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के रिजेक्शन के जो भी who is responsible for the rejection of kidney graft? Okay, we read out the option here, people. Autoimmune response, humoral immune response, inflammatory immune response, cell mediated immune response. Okay, try answering it फटाफट fast. ओके, ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. यहाँ पे एक आता है पिक्चर में टी सेल नाम का एक सेल होता है जो कि एक WBC एक ल्यूकोसाइट का टाइप होता है. दूसरा होता है बी सेल, ये वाला है टी सेल. टी सेल का यही काम होता है कि ट्रांसप्लांटेशन जो ऑर्गन है, ओके, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज, ये किससे मीडिएटेड है? टी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है. अगर ये चेक नहीं किया गया तो चांसेस है कि रिजेक्शन होगा, ग्राफ्ट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी. ओके, तो यहाँ पे आंसर है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. कौन सा सेल है? टी सेल. ओके, टी फॉर टाइगर, टी सेल. आगे चलते हैं. यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी ड्यूरिंग हीमोडायलिसिस. अगर हम आर्टिफिशियल किडनी यूज कर रहे हैं हीमोडायलिसिस के दौरान, may result in A1 nitrogenous waste buildup in the body, non-elimination of excess potassium ions, C1 is reduced absorption of calcium ions from gastrointestinal tract GIT, and the last one is reduced RBC production. Answer here is going to be, okay people, correct answer here is option number C. C and D are correct. Okay, reduced absorption of calcium ion GIT से जितना absorption होना चाहिए था वो हीमोडायलिसिस आर्टिफिशियल किडनी तुम यूज करो उस दौरान पे जो ये होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन जो है ये कम हो जाता है और आरबीसी प्रोडक्शन भी कम हो जाता है. ये दोनों स्टेटमेंट जो ये रॉन्ग है. नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप नहीं होते, क्रिएटिनिन एंड यूरिया बाहर बॉडी के फेंकने का ही तो हमको बोल रहे हैं हीमोडायलिसिस होता है, राइट? तो डेफिनेटली वी हैव टू एलिमिनेट दैट. इफ यू एलिमिनेटिंग दैट, हाउ इज द बिल्डअप गोइंग टू बी देयर? ओके, सो रॉन्ग. नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयन एलिमिनेट होते हैं, एकदम नॉन एलिमिनेशन नहीं होता है, एलिमिनेट होता है, लेकिन एकदम एक्सेस अगर हो जाएगा तो एलिमिनेट नहीं होता है. तो मतलब कुछ ना कुछ पोटेशियम आयंस एलिमिनेट हो जाते हैं. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वी हैव टू चूज एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज सी एंड डी आर करेक्ट. ओके, तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है यहाँ पे? ओके, वी जस्ट गिव मी अ सेकंड. Okay, yeah, continuing with the question, I read out the option for you all. Which of the following statement is correct? Cornea is an external, transparent and protective proteinaceous covering of the eyeball. Second one, cornea consists of dense connective tissue of elastin and can repair itself. Cornea is convex, transparent layer which is highly vascularized. And the last one is cornea consists of dense matrix of collagen and is the most sensitive part of the eye. Okay, so by now you might have understood that we're talking here specifically about the eye, the human eye. Okay, cornea जो है ये हमारी आई स्ट्रक्चर में होता है, ये प्रेजेंट होता है और रिसर्चर ने ये ओके, आई टेल यू द करेक्ट आंसर. आई जस्ट फॉरगेट दैट आई हैव टू टेल यू द करेक्ट आंसर. आई जस्ट स्किप ऑन टू एक्सप्लेनेशन, फॉरगेट इट. ओके, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर 4. कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन. कोलेजन इज अ प्रोटीन, तो इसमें कोलेजन होता है. इट इज द मोस्ट सेंसिटिव
पोर्शन ऑफ द आई, बहुत ज्यादा सेंसिटिव पोर्शन होता है। यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इट हैज अ नर्व एंडिंग से क्या होता है, नर्व एंडिंग से सेंसिटिविटी आती है सिलियरी नर्व्स, और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसमें 300 to 600 टाइम्स इट इज मोर सेंसिटिव देन द स्किन विच इज जस्ट 20 to 40 टाइम्स सेंसिटिव। तो स्किन अगर 20 to 40 टाइम्स सेंसिटिव है तो ये जो हमारा कॉर्निया है ये 300 to 600 टाइम्स सेंसिटिव हो सकता है। दैट मीन्स इट इज हाईली सेंसिटिव and it has got a dense matrix of collagen which is a protein, and then the option comes out to us is option number 4. Next question, we move on. If you're not understanding any topic, you can comment down in the comment section. I'll try to take care of that. Okay, explanatory video चाहिए, comment करो, नहीं समझ में आ रहा है, you have to comment again, so that we know what the difficulties are. And let us continue with the next question. The frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by. किसने एक्सप्लेन किया था कि फ्रीक्वेंसी जो रिकॉम्बिनेशन की होती है वो जीन पेयर में सेम क्रोमोसोम पे अगर है तो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसीज ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है कि कितनी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है, कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि रिकॉम्बिनेशन होगा ही होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये किसने एक्सप्लेन किया था? एंड द ऑप्शन गिवन टू अस आर मॉर्गन, मेंडल, स्टिटवेंट एंड बोवेरी, who gave us the explanation. Okay, answer to this question is option number 3, Alfred Sturtevant. He was a student of Morgan. ये मॉर्गन के स्टूडेंट थे और मॉर्गन एंड स्टर्टवेंट यूज्ड टू वर्क अ लॉट ऑन ड्रोसोफिला, अ लॉट ऑन फ्रूट फ्लाइज के ऊपर ये लोग बहुत काम करते थे। एंड मॉर्गन had many Nobel prizes as well, just for additional information. और इनको बहुत सारे नोबेल प्राइज मिले थे। और ये यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो जाता है, सेंटी मॉर्गन, एक मेरे वीडियो में है भी ये कंसेप्ट, सेंटी मॉर्गन का कंसेप्ट। तो सेंटी मॉर्गन अगर हम देखेंगे इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। तो बच्चों को लगता है कि मॉर्गन इज गोइंग टू बी द आंसर एंड फटाफट मॉर्गन क्लिक करके आगे चले जाते हैं, टिक करके आगे चले जाते हैं ऑफलाइन पेपर। तो देन यू पीपल मैस अप। तो यहाँ पे हाइपोथेसिस जो दिया था मॉर्गन ने दिया था, हाइपोथेसिस मॉर्गन ने दिया था, लेकिन उनके स्टूडेंट स्टर्टवेंट ने एक्सप्लेनेशन दिया था इस कंसेप्ट का। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल्फ्रेड एच स्टर्टवेंट। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वी गोना जंप नाउ। ओके, स्टर्टवेंट के बारे में ज्यादा देखें तो ये 1891 से 1970 तक इनका ये अमेरिकन जेनेटिसिस्ट थे। और आगे चलते हैं। या नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल is going to be okay, I'm going to read out the question. Match the following genes of the lacoperon with their respective products. lacoperon जो जीन है, lacoperon जो प्रोसेस है, इसमें जो जीन्स है ये जीन्स किस किस प्रोडक्ट के लिए कोड करते हैं? आई जीन, जेड जीन, ए जीन, वाई जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, permease, then we have got repressor, then we have got thiogalactoside, excuse me, thiogalactoside transacetylase. Okay, यहाँ पे सिर्फ acetylase दिया हुआ है। I'm gonna match up and see. लैक जेड जो जीन है, ओपेरॉन का मतलब, ओके आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर, जस्ट मैच एंड सी। आई जीन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं रिप्रेसर, आई जीन रिप्रेसर। जेड जीन इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इंपॉर्टेंट एंजाइम। ए जो है ये ट्रांसएसिटिलेज के लिए होता है एंड वाई जो है ये वाई जो है ये परमिएज के लिए होता है। ओके, आंसर यहाँ पे हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ए का थर्ड, बी का B is going to be 1, C A gene is 4th and D Y gene is 2nd. Okay, so here the option comes out to be the correct one is option number 3rd. What is operon? Operon जो है एक यूनिट है जो कि लिंक्ड जीन से बना हुआ है और ये जो लिंक्ड जीन से बना हुआ ओपेरॉन है ये दूसरे जीन्स को
वर्क करने में ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है दूसरे जीन्स का, द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सो ओपेरॉन ये जो एक यूनिट है, इट इज मेड अप ऑफ लिंक्ड जीन्स व्हिच इज थॉट टू रेगुलेट, ये जो ओपेरॉन की जीन्स है ये रेगुलेट करते हैं दूसरे जीन्स को टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। ओके, अब ये जो लैक ओपेरॉन का फुल फॉर्म होता है लैक्टोज ओपेरॉन, इज एन ओपेरॉन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज शुगर। लैक्टोज शुगर का ट्रांसपोर्ट में, ये किस में ट्रांसपोर्ट, ई कोलाई जीन के अंदर, एशेरिशिया कोलाई के अंदर, इट्स अ बैक्टीरिया एंड मेनी अदर एंटेरिक बैक्टीरिया। तो जो लैक्टोज होते हैं एक डाइसैकेराइड है और इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, वी गोना गेट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज वी गोना गेट, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज करता है, इट ब्रेक्स गैलेक्टोज, इट ब्रेक्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और परमिएस का काम यहाँ पे ये है, परमिएस जो है कि ये सेल है और यहाँ पे लैक्टोज पहुंच चुका है, सेल को लैक्टोज अंदर लेना है, ये इकोलाई है, ठीक है, इकोलाई, इकोलाई है, इकोलाई को लैक्टोज अंदर लेना है, तो कौन इसको मदद करेगा, परमिएज एंजाइम इज गोइंग टू हेल्प, दिस इज द परमिएज एंजाइम, permease enzyme is going to help lactose get inside. Okay, so option number 3, and we have covered today's 15 question, and thank you for those who made it up till the end, and hit the like button if you like the video, subscribe to the channel if you haven't yet, and share it with your friends. Hit the bell icon also, so that you'll be notified for my upcoming videos. Yeah, bye bye, take care, and meet you in the next video. And I'm going to end the video now, and we're going to meet in the next video. Hope to see you all there. Bye bye, take care.